Last lecture में we started with the first part, that is discovery of electron. Then we went to the discovery of protons and neutrons. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नंबर है, रिप्रेजेंटेशन, आइसो सीरीज पूरा हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। एंड देन एटॉमिक मॉडल हमने स्टार्ट किया था। एटॉमिक मॉडल में डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल हो गया है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। दोनों में हमको ड्रॉबैक्स मिले थे। एंड देन वी वेंट टू नाउ थर्ड मॉडल। थर्ड मॉडल इज व्हाट? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो थर्ड मॉडल जो है बच्चों वो है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिस जरा फेमस था, उसका नाम था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो है, उन्होंने पूरा का पूरा जो डेटा दिया था वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल डेटा प्रूव करके दिया था। एक मिनट बच्चों। यस। तो उसमें एक और एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया था, ध्यान से देखना। एक सबसे पहले लेड ब्लॉक लिया था, और ये लेड ब्लॉक जो है वो रेडिएशंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। दिस इज अ लेड ब्लॉक। नाउ ये जो लेड ब्लॉक है, इसके अंदर हम लोग ने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल को रखा है। दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट और रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है। दिस इज रेडियो एक्टिव। अभी यहाँ पे से रेडिएशंस निकलते हैं इस तरीके से। बाकी सब डायरेक्शन में जो रेडिएशन निकलेंगे उनको तो लेड ब्लॉक क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। दीज आर नथिंग बट अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट डबली चार्ज हीलियम एटम, ठीक है। यहाँ पे फिर एक स्लिट था जो अल्फा पार्टिकल को प्रॉपर डायरेक्शन दे रहा है इस तरीके से। ये स्लिट के अंदर से प्रॉपर डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स को डायरेक्ट किया जा रहा है इस तरीके से। सो द अल्फा पार्टिकल कैन कम लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन। फिर हम लोग ने एक बहुत ही थिन, बहुत ही ज्यादा थिन एक गोल्ड फॉइल लिया था, बहुत ज्यादा थिन ना। इट इज 0.0000 फोर टाइम जीरो, इतना थिन एक गोल्ड फॉइल लिया। तो दिस इज अ गोल्ड फॉइल, मान लेते हैं दिस इज अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है। और फिर यहाँ पे उन्होंने एक स्क्रीन लगाया था जो कि अंदर के साइड में, जिसके अंदर क्या लगा था, एक ZNS का कोटिंग था, ठीक है। अभी यहाँ पे जो स्क्रीन है ये मूवेबल है, सब मूवेबल स्क्रीन, ध्यान देना ऐसे। और इसके अंदर के साइड में उन्होंने ZNS का कोटिंग किया हुआ था, ऐसे अंदर के साइड में ZNS का कोटिंग किया हुआ है ऐसा। अभी यहाँ पे इस कोटिंग के बाद ये अपना ZNS का क्या है, स्क्रीन है। यहाँ से जब भी अल्फा पार्टिकल्स आए उनको पूरा स्टडी किया गया है। जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से आए, मेजोरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे दे वेंट स्ट्रेट, पहला ऑब्जर्वेशन। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे, लगभग 99.9% जो अल्फा पार्टिकल थे, दे वेंट स्ट्रेट ओनली। ये हो गया 99.9%। 99.9% अल्फा पार्टिकल दे वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन।
बहुत ही फ्यू, बहुत ही कम उसमें से थोड़े से, दे डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल एंगल, जो भी उनका पाथ था उससे थोड़ा सा वो डिविएट हो गए। दे वर वेरी फ्यू, दे डिविएटेड थ्रू वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है। और उससे भी कई गुना कम पार्टिकल जो है वो दे डिविएटेड थ्रू लार्ज एंगल। ये थीटा 2 है, थीटा 1। तो थीटा 2 वाले बहुत ही कम, वेरी वेरी फ्यू, इज अ वेरी वेरी फ्यू। एंड 1 आउट ऑफ 20,000, 1 आउट ऑफ 20,000 बच्चों, 1 आउट ऑफ 20,000 बाउंस बैक, ऐसा, ठीक है ना। 1 आउट ऑफ 20,000 बाउंस बैक मतलब जैसा जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आया, मतलब इसमें जो एंगल ऑफ डिविएशन था वो कितना था, 180 था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गोल्ड फॉइल येलो कलर दिख नहीं रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। तो टोटल यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशन है बच्चों। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो 99.9%, 99.9% अल्फा पार्टिकल दे वेंट, 99.9% अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, दे वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इससे क्या कंक्लूजन मिला कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है बच्चों, एम्प्टी है। तभी पॉसिबल है, वरना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इतना ज्यादा स्पेस खाली है तभी जो पार्टिकल्स है वो इतना सीधा जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा स्पेस क्या है, खाली, क्योंकि यहाँ से जो पार्टिकल आ रहे हैं सीधा जा रहे हैं, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, 99.9% पार्टिकल जो है वो सीधा जा रहे हैं, ठीक है। जो पार्टिकल एकदम करीब आ रहा है न्यूक्लियस के, ठीक है, उसमें डिविएशन जो होगा वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ऐसा। जो और ज्यादा करीब आ रहा है, ज्यादा ही करीब आ रहा है, ऐसे देखना ध्यान से, जितना ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज आएगा उसमें डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा हो जाएगा। तो अभी मुझे एक बात बताओ, ये वाला ए और ये वाला बी, इन दोनों में से डिफ्लेक्शन ज्यादा किस में बच्चों, बताओ, ए में या बी में? हेलो हेलो हेलो। डी में। डिफ्लेक्शन मतलब समझ में आया आपको डी पॉइंट? में सर। हाँ, मतलब मैं जैसे समझा तो ध्यान से सुनो। ये देखो, ये जो है ना इसका नेचुरल पाथ था, ये एंगल हुआ, ये इसका नेचुरल पाथ था, ये एंगल हुआ। तो ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन बेटा ज्यादा किस में हुआ, बी में हो जाएगा, है ना। और 1 आउट ऑफ 20,000, ठीक है ना, ये वाला जो पार्टिकल था, ये वाला, इट बाउंस बैक मतलब जैसा गया वैसा का वैसा वापस आया, ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस क्या है, खाली पड़ा हुआ है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल थीटा 1। उसके बाद में वेरी वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल थीटा 2। एंड 1 आउट ऑफ 20,000 डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 180। इससे क्या का कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन नंबर 1, कि एटम के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, एम्प्टी स्पेस है। ये सब छोटी छोटी चीजें, ये सब मेन पॉइंट नहीं है, मेन पॉइंट आगे आएगा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है कि एटम के सेंटर में एक कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हीलियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसलिए तो वो बाउंस बैक होके 180 से रिपेल हो रहे हैं। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और उस पॉजिटिव चार्ज को उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। तीसरा, इलेक्ट्रॉन जो है दे रिवॉल्व अराउंड द डैश न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, ये सब चीजें उसको पता चली, ठीक है। तो बेसिकली उसने एक एटम का स्ट्रक्चर दिया, जो कि हम लोग ने बहुत सारे बुक्स के कवर पेज पे देखा रहेगा, इस तरीके का।
ये एटम का स्ट्रक्चर दिया था उसने। ये जो स्ट्रक्चर दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था बच्चों। इसने कोई पर्टिकुलर शेल्स वेल्स कुछ नहीं होता है, वो बोहर के थे। इसने बोला था कि एटम इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें एटम के स्ट्रक्चर की अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, तो ये न्यूक्लियस है। इस तरीके से उसने स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट किया था। अभी अगर हम बात करें उसके प्रॉपर रिजल्ट्स की, तो ये है ना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत सारे बच्चे याद नहीं रखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले उसने बेटा रेडियस भी प्रिडिक्ट किया। एटम के रेडियस को उसने प्रिडिक्ट किया। उसने कैलकुलेशन दिखाया कि रेडियस ऑफ द जो एटम होता है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर के रेंज का होता है। और न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, न्यूक्लियस का रेडियस जो कि बहुत ही छोटा होता है न्यूक्लियस, 10⁻13 सेंटीमीटर के रेंज का होता है। तो अगर हम लोग रेडियस ऑफ द एटम अपॉन रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस निकालेंगे, तो 10⁻⁸ अपॉन 10⁻13 आएगा। एंड अगर हम लोग प्रॉपर कैलकुलेशन करें, तो रेडियस ऑफ द एटम इज 10⁵ टाइम्स रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस आएगा, ठीक है। ये ऑर्डर याद रखना। तो रेडियस ऑफ द एटम इज 10⁵ टाइम्स रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको डायरेक्ट ये टिक करना है, ठीक है। पहला इसने रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। रेडियस ऑफ द एटम इज 10⁵ टाइम्स रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, पहला पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो अगर कभी आपको रेंज भी पूछ सकते हैं कि अगर हम लोग बोलेंगे कि रेडियस ऑफ द एटम इज 2, एक 2 यूनिट्स बोल सकते हैं, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द एटम? इट इज 2 इंटू 10⁵ टाइम्स। नेक्स्ट आता है नंबर 2, वॉल्यूम। अगर हमको पता है रेडियस पता है, तो हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? इट इज 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अगर वो 4/3 पाई आर क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे अगर? न्यूक्लियस। तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। रेडियस ऑफ द एटम का क्यूब अपॉन रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस का क्यूब। तो रेडियस ऑफ द एटम का क्यूब और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस का क्यूब करेंगे तो 10⁻⁵ का क्यूब ही हो जाएगा, 10⁻+5 का क्यूब हो जाएगा। तो दैट विल बी 10 कितना 15, है ना। सो देयर फोर रेडियस ऑफ द सॉरी वॉल्यूम ऑफ द एटम, जस्ट सी इमेजिन करो 10⁻15 टाइम्स है बच्चों। मतलब न्यूक्लियस कुछ भी नहीं है एटम के मुकाबले, एटम के वॉल्यूम के मुकाबले। वॉल्यूम ऑफ द डैश न्यूक्लियस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10⁻15 टाइम्स होता है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बच्चों ना एक बहुत ही कैलकुलेटेड एक फॉर्मूला दिया था कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिविएट होते हैं किसी भी एंगल के थ्रू, ठीक है ना, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसका एक फॉर्मूला दिया था उन्होंने। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिविएटेड थ्रू एन एंगल थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2। उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिविएटेड थ्रू एंगल थीटा, number of alpha particle deviated through angle theta, that is n of theta, is given by the formula 1 upon is directly proportional to 1/sin⁴ θ/2, ठीक है। यहाँ पे अगर समझो एक मान लेते हैं, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ इसको समझाने के लिए। मान लेते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन देखो, the number of alpha particle deviated through an angle of 60, the number of alpha particle deviated through an angle of 60 degree is 100 पर मिनट। ऐसे पार्टिकल कितने हैं? 100 पर मिनट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स deviated through deviated through 120
पर मिनट, ठीक है, डिवाइडेड थ्रू 120 पर मिनट। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा कि कम होगा? पहले इतना बोलो, बोलो। सर कम होगा। वेरी गुड। तो अगर हम लोग इसको रिलेट करें, सोल्यूशन ध्यान से सुनो। फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ थीटा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड थ्रू एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन रेस टू 4 थीटा बाई 2, बराबर है। तो यहाँ पे अगर मैं 60 डिग्री के लिए अज्यूम करता तो यहाँ पे 100 पर मिनट है, तो यहाँ पे 100 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन रेस टू 4 थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 मतलब 60 डिवाइड बाई 2 इज 30 डिग्रीज हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ नेक्स्ट अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड थ्रू एन एंगल 120 पर मिनट इज 1 अपॉन साइन रेस टू 4 120 डिवाइड बाय 2 इज 60। तो अगर हम लोग इसका रेशियो ले ले तो रेशियो दिस विल बी 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड थ्रू एन एंगल थीटा इज इक्वल्स टू साइन रेस टू 4 बाई 60 460 एंड साइन रेस टू 4 यहाँ पे 30। समझा ना स्टूडेंट्स? यहाँ पे अगर इसका वैल्यूज दिया रहेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज इसका दिया है, समझो साइन रेस टू 460 का वैल्यू दिया है 9/10 ऐसा गिवन रहेगा। साइन रेस टू 460 दिया है 9/10, और यहाँ पे साइन रेस टू 430 1/16 दिया है। मतलब ये वैल्यूज तो आपको पता ही होगा, साइन 30 का वैल्यू और साइन 60 का वैल्यू। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करो 9/10 और यहाँ पे 1/16। तो इसका आंसर कितना आएगा? 100 बाय, बोलो, 100/9 आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करके आएगा 11, लगभग 11 आएगा। 11 नहीं आया तो 11.1 है ना। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड थ्रू एन एंगल ऑफ 120 इज व्हाट? सिर्फ 11। जबकि इसके पार्टिकल्स कितने थे बच्चों? अगर आप देखो तो इसके पार्टिकल कितने थे? 60 डिग्री वाले के 100 थे, तो 120 डिग्री वाले के कितने आए? सिर्फ 11 आए बच्चों। कितने आए? 11। आई होप सबको समझा। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कम हुए या बढ़े? जब एंगल बढ़ा तो कम हुए कम ना? हुआ है सर। यस। उसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, और वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आप लोग शायद फिजिक्स में पढ़ते हो, बराबर ना? उसमें कैसा होता है, ये आपका न्यूक्लियस है समझो, ठीक है। अभी ये न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज बेसिकली। अभी यहाँ पे होता क्या है कि जब अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ बढ़ता है ऐसे, तो कोई भी पार्टिकल बेटा इसको स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। इसके ऊपर चार्ज है बेटा ZE, क्योंकि Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम रहता है। तो समझो मान लेते हैं यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, इस पॉइंट से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं ऐसे ऐसे जाके, ये है आपका अल्फा पार्टिकल। तो दो टाइप का एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे जब आएगा, डिस्टेंस से दूर से आएगा, तो इनिशियली उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। इधर आते 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 उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, रिपल्शन हो जाएगा ना फिर। और फिर यहाँ पे अगर समझो यहाँ तक आ रहा है ऐसे, तो यहाँ पे इस डिस्टेंस पे आने के बाद वो यहाँ से ही घूम जाएगा, अगर हेड ऑन कोलिजन करने आ रहा है तो अभी यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखेंगे तो इस डिस्टेंस पे आके वो रिटर्न जा रहा है, और ना इस डिस्टेंस पे आके वो क्या कर रहा है, रिटर्न जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है, देखना, ये जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस
इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। यही वैल्यू आपको निकालने के लिए बोलेंगे। अभी यहाँ पे अगर हम लोग दो पॉइंट डिस्कस करें, जैसे यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट को ए, और इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ बी, तो बताओ ए के ऊपर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम। बोलो हाँ या ना। यस सर। और बी पे क्या होगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आके तो वेलोसिटी इसका ऑलमोस्ट जीरो हो गया, क्योंकि रिटर्न जा रहा है, मिनिमम हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम। बट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड टू नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो टोटल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी हो जाएगा। अगर टोटल एनर्जी एट ए एंड टोटल एनर्जी ऑफ बी इक्वल है, तो ए पे मुझे था काइनेटिक एनर्जी प्लस जीरो होगा, और बी पे क्या होगा? जीरो प्लस क्या? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बताओ? हाफ एम बी स्क्वायर, एम अल्फा वी अल्फा का इधर स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर का वैल्यू होता है, राइट? इट इज हाफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर इन इज इक्वल टू के इंटू जेड ई किसका चार्ज है बताओ? न्यूक्लियस का। और इसका अल्फा पार्टिकल का क्या चार्ज है? डबली चार्ज हीलियम है ना, तो टू इलेक्ट्रॉन्स अपॉन, और डिस्टेंस मतलब ये आर मिनिमम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं आर मिनिमम। यहाँ पे जो वैल्यू है ना ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, ये है आपका आर मिनिमम। ठीक है ना, इसी को हम लोग को कैलकुलेट करना है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करें, तो हमारा आर मिनिमम का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? आर मिनिमम इज इक्वल टू के इंटू जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर नहीं है सॉरी, टू है ना, ये तो टू है और ये जेड है, तो टू इंटू के जेड ई स्क्वायर, है ना, टू इंटू के जेड ई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? एम स्क्वायर, एम अल्फा इंटू वी अल्फा का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेसिकली अपना फोर हो जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला बोलो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इक्वल टू के फोर के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर, है ना, एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सबको समझा से? यस और नो? यस सर। चलो वेरी नाइस। तो अभी समझो, ऐसे क्वेश्चन आया, समझो क्वेश्चन आया, समझो एक सब क्वेश्चन के फॉर्म में, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। व्हेन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ सिल्वर एटम, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ सिल्वर एटम, ठीक है, जिसका z दिया है बेटा 47, ठीक है ना, हैविंग स्पीड v, हैविंग स्पीड v उसका स्पीड है बेटा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया उन्होंने 188 के ई स्क्वायर अपॉन m इंटू वी। सेकेंड ऑप्शन 188 के ई अपॉन एम वी स्क्वायर। थर्ड 188 के ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। एंड थर्ड 178 के ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर। बहुत इजी है आप लोगों के लिए तो ये सब। बोलो बच्चों आंसर।
बोलो बोलो। क्या करोगे, ये वाले फॉर्मूला में पुट करोगे बराबर। ये वाले फॉर्मूला में पुट किया तो क्या आएगा, आपको खाली देखो आंसर रहेगा। के और ई का तो वैल्यू सेम ही रहेगा, खाली आपको 4 लिखना है। तो 4 जेड दिया ना 47, यस सर। तो 47 × 4 कितना आ जाएगा आपका, 180। 188। 188 के स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर ना, तो ऑप्शन क्या आएगा। सी। ओके, इजी था। चलो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का ही, वो सॉल्व करते हैं, ये आप लोग सॉल्व करो। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered थ्रू एन एंगल थीटा, थीटा में बेटा number of alpha particle deviated through an angle 90 degree, number of alpha particle deviated through 90 degree are 28 particles per minute, ठीक है। find the number of alpha particle deviated through an angle of 60 degree, number of alpha particle deviated through an angle of 60 degree। चलो सब लोग ये वाला सॉल्व करो। साइन 30 दिया हुआ है 1/2 एंड साइन 45 दिया है 1/2। ये वाला सॉल्व करो सब लोग। किसी को आंसर आया, यस। कितना आया बच्चों, यस सर। कितना। 112। 112 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबको आया कि मैं सॉल्व करूं। आ गया सर। आ गया। चलो, इसका जो आंसर है बेटा वो है 112, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था बच्चों मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैक्सवेल थियरी जो था ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हिसाब से उन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ध्यान से सुनना, उसके आजू बाजू में कोई अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल घूमता है, बराबर ना, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल घूमता है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज है, तो ये रेडिएशन थ्योरी ने क्या बोला था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल के आजू बाजू में दूसरा चार्ज पार्टिकल घूमता है तो वो कंटिन्यूअसली जो है ना वो स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा। और अगर वो स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा इसका मतलब उसका पाथ कंटिन्यूअसली छोटा होता जाएगा, है ना। तो फाइनली वो जो है ना उसके अंदर कोलैप्स हो जाना चाहिए ऐसा। ये तो ऐसा हुआ ना कि अगर हम लोग समझो एक रस्सी से पत्थर बांध के उसको ऐसे कंटिन्यूअसली घुमा रहे, ऐसा गोल 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 घुमा रहे, तो और अगर हम लोग यहाँ से एनर्जी देना बंद कर दे इधर से तो क्या होगा, धीरे 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 वो स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा ऐसे 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 ऐसे, तो फिर हमारे हाथ से ही लपट जाएगा, इसका मतलब कोलैप्स हो जाएगा। तो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने बोला था कि ऐसा होना चाहिए, बराबर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो उसने बोला कंटिन्यूअसली घूमता है, तो इसका उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसलिए थ्योरी भी बेसिकली रिजेक्ट हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट जो थ्योरी आया था उस थ्योरी का नाम था बच्चों बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर आएंगे आपको, और फिजिक्स में भी आपको यही पढ़ाया जाता है, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। एंड ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड ओनली। ना बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो था इसके सबसे पहले हम लोग पॉस्टुलेट पढ़ जाएंगे, 1913 में ये आया था बच्चों, ठीक है।
पोस्टुलेट्स की बात करें, व्हाट आर द अजम्पशंस? पोस्टुलेट्स, सबसे पहला पोस्टुलेट उन्होंने दिया था कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें एटम का पूरा मास लोकेटेड होता है और ये पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। ठीक है। उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पे सबसे बड़ा मेन पॉइंट बोला था, द रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एक मिनट, ठीक है ना, इन फिक्स सर्कुलर पाथ्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला उन्होंने, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स, और इन सर्कुलर पाथ्स को उन्होंने नाम दिया था स्टेशनरी शेल्स या तो ऑर्बिट्स। इसी को नाम दिया था ऑर्बिट्स और स्टेशनरी शेल्स। ठीक है। उसने क्या बोला था कि जब तक इलेक्ट्रॉन, पॉइंट नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक इलेक्ट्रॉन इन शेल्स के अंदर है इट विल नाइदर लूज एनर्जी, ऐसे बोला था, नाइदर लूज एनर्जी नॉर गेन एनर्जी। मतलब जब तक वो शेल्स के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेबल है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। तो अगर समझो मान लेते हैं न्यूक्लियस आपका फिफ्थ शेल में है तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल इज लेस देन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड सो ऑन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसका डिस्टेंस क्या होगा, वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ेगी। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने बोला था कि ऐसे कोई भी शेल में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं शेल्स में रिवॉल्व कर सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम, जिसका जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो है इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला सबको पता ही होगा, इट इज mvr इज इक्वल्स टू nh/2 पाई। ठीक है, ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं शेल्स में रिवॉल्व कर सकता है अराउंड द न्यूक्लियस जिसमें उसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। और इसमें जो n है वो क्या है आपका, n का वैल्यू प्रॉपर इंटीजर है, 1 2 3 एंड सो ऑन। So, out of the infinite available circular orbits, the electron will revolve only in those circular orbits in which its angular momentum is integral multiple of h/2 pi. h is a Planck's constant and pi तो सबको पता ही है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, अगर n का वैल्यू 1 है तो उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और अगर n का वैल्यू 2 है, ध्यान से देखना ये सब आगे अपने को काम आएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो अगर कभी वर्ड आया बच्चों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो समझ जाना इट इज n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। उसके बाद में अगर n का वैल्यू 3 है तो इसको बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अगर n का वैल्यू 4 है तो इसको बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो जो भी एक्साइटेड स्टेट होगा उसमें 1 ऐड कर देना। अगर मैंने बोला फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलो। 6 sir. 6 हो जाएगा बेटा, है ना, एंड सो ऑन, क्योंकि ग्राउंड स्टेट को 1 लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी से हायर में लेके जाना है, बराबर है, लोअर से अगर मुझे हायर में लेके जाना तो क्या करना पड़ेगा, लोअर एनर्जी लेवल से, लोअर एनर्जी लेवल से मुझे उसको हायर एनर्जी लेवल में लेके जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, एनर्जी उसको एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। और अगर उसको लोअर हायर से लोअर में लाना है तो उसने एनर्जी क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है। Release. हाँ, लास्ट पॉइंट उसने एक और चीज बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर वो कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है बेटा, ऐसे मान लेते हैं सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं
ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियस है। अगर इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथ फॉलो करना है इसको, तो यहाँ पे बच्चों एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है ना। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा? इट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, क्योंकि दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज होता है। So to maintain the constant circular path, the necessary centripetal force, the necessary centripetal force होगा, it is provided by the electrostatic force of attraction. What is the formula for centripetal force बच्चों? V square by R. हाँ, very good. mv square by r हो जाएगा, and mv square by r will be equal to electrostatic force of attraction, मतलब k q1 q2 upon r square. तो ze into e, this is nothing but ze square upon r square. Simple. तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे हो गया आपका एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये बोर्स मॉडल के क्या थे? अजम्पशंस थे, पोस्टुलेट्स थे। तो बेसिकली मुझे सब लोग दो पोस्टुलेट्स वापस, मतलब मैं दो फॉर्मूला जो ये पोस्टुलेट्स में से डिराइव किया वो बता दो। क्या था पहला फॉर्मूला? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, बराबर। ये फॉर्मूला नंबर 1 था। दूसरा क्या था? एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज याद रखना, क्योंकि अभी हम लोग सबके डेरिवेशन डिस्कस करेंगे ना, तो ये दो फॉर्मूलाज हमको आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 डेरिवेशंस में डिस्कशन करेंगे अभी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट। कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट, nth बोहर ऑर्बिट। ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट, ये हम लोग को डिस्कस करना है। तो रेडियस का वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों? एकदम इजी है, कुछ ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी पढ़ सकते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से डिराइव करके बताएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। हम लोगों को पता है डेट एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है। सो अगर एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है, तो यहाँ से वी क्या आएगा बताओ? इट इज एन एच अपॉन 2 पाई इंटू 1/mr, ऐसे हो जाएगा, बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये पहला फॉर्मूला है, हाँ, यहाँ से मुझे वॉल्यूम का, सॉरी, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। तो मुझे एक बात बताओ, अपना दूसरा फॉर्मूला क्या था? एम बी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। तो इसमें मैं v की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? ये जो v है ना, ये v, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? NH by 2. हाँ हाँ, इसकी जगह पे हम लोग एन एच अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा बेटा, अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 1/m² r² इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बराबर। अभी अगर ये किया मैंने, तो कुछ कैलकुलेशन से क्रॉस कैंसिल करके भी कुछ आएगा। देखो, ये m और ये m² में से कैंसिल, r² कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रेडियस जो है ना, ये वाला, इसको हम लोग राइट हैंड साइड में भेजेंगे, बाकी सबको इधर लेके आएंगे। तो बताओ क्या बचेगा? n² h² अपॉन 4 पाई 4 पाई स्क्वायर mz² दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट। दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट। ये हो गया, देखो। अभी ये खतरनाक फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। अभी मुझे कुछ बोलना मत, फिजिक्स में तुम लोग याद रखते हो ना, तो इधर भी याद रखने का, ठीक है। अभी इसमें ना क्या वेरिएबल है बताओ? जो चेंज हो सकता है वो वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है बताओ इसमें? बोलो, वेरिएबल्स इसमें कौन कौन है बेटा? n वेरिएबल है और एक z वेरिएबल है। कांस्टेंट कौन कौन है? कांस्टेंट h कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, और e भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन सब वैल्यूज को पुट करूं, तो मेरा रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट का क्या फॉर्मूला आएगा बताओ? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड आ जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन में सब आ गया कांस्टेंट वाला पार्ट, है ना। और अगर मैं इन सब कांस्टेंट का वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे वैल्यू जो आएगा वो आता है 0.529, 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉन्ग, एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट, ये इसका यूनिट है बेटा, सिंपल। तो ये आपको फॉर्मूला क्या रखना पड़ेगा, याद। एंगस्ट्रॉन्ग में पूछा तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो याद रखना, रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस, रेडियस का ये फॉर्मूला था, रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। तो कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, वेलोसिटी मतलब v का वैल्यू निकालना है, बराबर है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है ना, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, अगर इसमें आर का वैल्यू पुट कर दूं तो वी मिल जाएगा। तो अभी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई होता है, और अगर मैं आर की जगह पे वैल्यू पुट कर देता हूँ एम वी इंटू आर, आर की जगह पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई जेड स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। यही है बात तो, है ना, इतनी सी बात है। अभी अगर मैं इन सब की वैल्यूज को कैंसिल कर दूं, कैंसिल जो होता है वो कैंसिल कर देते, चलो यहाँ पे n और यहाँ पे n कैंसिल, यहाँ पे h और h कैंसिल, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, एक पाई कैंसिल। तो देयरफॉर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर v, इसमें से v को इधर रखेंगे, बाकी सबको वो साइड में भेज देंगे। तो बताओ, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉरी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट vn, इट विल बी इक्वल टू 2 पाई जेड ई स्क्वायर, 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे बचेगा एन और एच, ठीक है ना, और एम भी आएगा ना बच्चों। यहाँ पे एक गड़बड़ किया है नो शायद सर, हम लोग ने, यहाँ ऊपर पे से एम लिखा ही नहीं है, देखो यहाँ पे इंटू एम भी था ना, ये एम और ये एम भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, एन एच बचेगा खाली, अपॉन में एन एच। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट बेटा। अगर हम लोग देखें इसमें तो कांस्टेंट कौन है और वेरिएबल कौन है, इसमें कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है और एच कांस्टेंट है, और वेरिएबल जो है वो कौन है, वेरिएबल कौन है, एन और जेड। सो देयरफॉर बताओ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, इट इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन। ठीक है, और अगर मैं इन सब की वैल्यूज पुट करता हूँ, इन सब की वैल्यू पुट करता हूँ तो 2.18 इंटू 10⁸ जेड बाय एन सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा बेटा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट याद रखना। तो ये एक फॉर्मूला हो गया प्रोपोर्शनलिटी साइन वाला, और एक ये फॉर्मूला हो गया प्रॉपर अगर आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड में वैल्यू निकालना है तो। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट। सबको यहाँ तक समझा से, यस और नो? यस सर। आगे बढ़ते हैं, थर्ड आता है बच्चों एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट। ठीक है ना, अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कितने टाइप की होती है बच्चों, दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दोनों का वैल्यू निकालेंगे, और टोटल एनर्जी मतलब दोनों का एडिशन। तो काइनेटिक एनर्जी और होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, इट इज नथिंग बट हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और अगर हाफ एम बी स्क्वायर आएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, एम बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, दिमाग लगाओ, यहाँ से बताओ,
एम बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, ये आर और आर स्क्वायर में से आर कैंसिल, तो व्हाट इज एम बी स्क्वायर, इट इज नथिंग बट जेड स्क्वायर बाय आर ना। हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. बराबर। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ जेड ई स्क्वायर बाय आर हो जाएगा बेटा। आर मतलब रेडियस ऑफ द nth बोहर ऑर्बिट हो जाएगा। ठीक है, ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सबको पता ही है, Q1 Q2 अपॉन आर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस होता है वो जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो अभी आप बताओ, काइनेटिक एनर्जी पता है और पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, तो व्हाट विल बी टोटल एनर्जी बच्चा लोग, इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ जेड ई स्क्वायर बाय आर माइनस जेड ई स्क्वायर बाय आर। So the answer of this is going to be minus half z e square by r हो जाएगा, बराबर है। So this is nothing but dash energy, total energy। Total energy. बच्चों don't you think total energy is half negative of kinetic energy? बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का खाली नेगेटिव साइन कर के ही हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, एंड दूसरा पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। उसको डबल करेंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगा, एंड साइन में तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2। अगर आपको ये याद है ना, आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ध्यान देना। अभी अगर मैं एनर्जी प्रॉपर निकालने जाऊँ, एनर्जी, तो मुझे ये बताओ इस वाले फॉर्मूला से, ठीक है, अगर मैं एनर्जी निकालने जाऊँ तो इधर से मैं क्या फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट इज इक्वल टू हाफ जेड ई स्क्वायर बाय आर। क्या मैं आर की जगह पे कुछ लिख सकता हूँ, याद करो, Yes, sir. क्या लिख सकते हैं बताओ, एन And स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय तो उधर ऊपर चलाएगा, 4 4 pi. पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. So therefore energy of the electron in nth Bohr orbit is equals to 2 1 जा 2 2 जा, so it will be minus of 2 pi square m z square e raised to 4 divided by n square h square। Okay, so this is the formula you have to remember। यहाँ पे मुझे था कांस्टेंट कौन है और वेरिएबल कौन है। कांस्टेंट जो है बच्चों वो कौन हो जाएगा बताओ, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, और h कांस्टेंट है, करेक्ट है। और जो Yes, sir. वेरिएबल पार्ट है वो कौन कौन है बताओ, n Z और और Z z, and है ना। तो इधर अगर मैं फॉर्मूला में पुट करूँ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, इट विल बी इक्वल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन के टर्म्स में, एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट इज 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसका यूनिट है। अगर मैं इसको प्रॉपर वैल्यूज पुट करके सॉल्व करूँ तो अभी मुझे एक बात बताओ, हम लोग को यहाँ से भी 2 नए फॉर्मूलाज मिल गए। आई होप सबको समझा। Yes, sir. चलो Yes, sir. वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। कोई अगर आपको पूछे कि जो बोहर मॉडल है ना बेटा, वो उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि है ना वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, याद रखना, ये इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। जैसे मैं आपको ना स्टार्टिंग में बता देता हूँ ताकि तकलीफ ही ना हो अपने को। अगर मान लेते हैं हमारे पास, टेबल बाद में बनाते हैं, पहले लिख लेता हूँ मैं। अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम+2 है, इन सब के लिए ही एप्लीकेबल है। सो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आपको बता दूं, अगर कभी पूछे तो इनका Z कितना है बेटा, 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। एंड अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछूं तो इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेचर। याद रखना ये बात, Z का वैल्यू एंड E का वैल्यू।
अभी अगर हम लोग इसको बॉक्स में डाल देते हैं वैसे, ठीक है। तो कभी अगर आपको जेड की जरूरत पूछ पड़े तो आपको बता दूं, हाइड्रोजन का जेड कितना होता है 1, हीलियम का कितना होता है जेड 2 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। याद रखना बच्चों, ये पता होगा मुझे लगता है सबको। Yes, sir. Yes, sir. अभी ना मैं थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। एक मिनट हाँ। उफ, चलो एक आध क्वेश्चन देखते पहले। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अभी मुझे ना, अगर थर्ड बोहर ऑर्बिट बोला है मतलब एन का वैल्यू कितना 3, और अगर हाइड्रोजन एटम बोला है तो जेड का वैल्यू कितना 1। 1. करेक्ट है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, अपना फॉर्मूला क्या है, रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट 0.529, याद करो 0.529 एन स्क्वायर बाय X जेड था। by Z. हाँ, तो अगर मैं एन स्क्वायर बाय जेड लिखता हूँ यहाँ पे, ये फॉर्मूला हमको पता है। तो अभी एन की जगह पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और जेड का वैल्यू तो 1 है, तो दिस विल बी नथिंग बट 0.529 इंटू 9। और जो भी आंसर आएगा वो किस में हो जाएगा बेटा, एंगस्ट्रॉम में। सबको समझा? Yes. चलो अगला क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर लेना। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो, कैलकुलेट रेडियस रेशियो, ऐसा क्वेश्चन है। कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ बोहर ऑर्बिट, थर्ड एंड फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस 1। इसका आपको रेडियस का रेशियो निकालना है। सबसे पहले मुझे था थर्ड बोहर ऑर्बिट बोला है ना, बराबर है। तो इसका मतलब एन का वैल्यू कितना हो जाएगा इधर, 3, और इधर एन का वैल्यू 5। 5. बट हीलियम प्लस 1 है मतलब जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 ना, और Yes. इधर भी जेड का वैल्यू 2, और वैसे ही जेड का वैल्यू सेम ही है तो रेशियो में तो कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द फिफ्थ बोर ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 0.529, 0.529 कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, तो एन का क्यू, एन का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर, ये थर्ड बोर ऑर्बिट का और ये फिफ्थ बोर ऑर्बिट का। तो थर्ड बोर 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25. 25। तो द आंसर इज गोइंग टू बी 9 अपॉन 25। समझा सबको? Yes, sir. Okay. चलो अभी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग सॉल्व करना। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ, समझो क्वेश्चन है, कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट, सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ Li प्लस 2, थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ Li प्लस 2। ये क्वेश्चन आप लोग करो। इजी है, बहुत इजी है, बोलो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द velocity of electron in fifth Bohr orbit, fifth Bohr orbit of Li plus 2 and fourth Bohr orbit of Be plus 3। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों फटाफट से। ये सब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको फिजिक्स में बहुत आएंगे। हाँ, फिजिक्स में बहुत आएंगे ऐसे। किसी को फर्स्ट का आंसर आया बच्चों? Yes, sir. क्या आया फर्स्ट का आंसर, बोलो 4/3. जोर से बोलो। 4/3. 3, sir. 4/3 इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का आंसर 4/3 आया, वेरी गुड।
दूसरे का आंसर 1.09. 1.09 into 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाँ. राइट? Yes, sir. 1.09 into 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 3 बाय कितना आ रहा है? करो, सॉल्व करो। आया किसी को? Sir, 3/5 आएगा. 3/5 इज द करेक्ट आंसर। सबको 3/5 आया? Yes. बोलो। Yes, sir. चलो आगे एक क्वेश्चन और करते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, समझो। कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम +3 आयन इन थर्ड बोहर ऑर्बिट, थर्ड बोहर ऑर्बिट। ठीक है, ये वाला सॉल्व करो सब लोग। क्या कर रहे हो आप लोग? फॉर्मूला यूज बताओ। बोलो सब लोग, Sir, क्या NH फॉर्मूला upon यूज to कर रहे हो? 5. हम्म NH upon to 5. बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अगर आप MVR वाला करोगे ना तो फंस जाओगे, हाँ? मत करना गलती से भी। NH अपॉन क्या करोगे? 2 पाई। ठीक है ना? N का वैल्यू थर्ड बोर ऑर्बिट बोला तो 3 हो जाएगा। H का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 6.6 minus माइनस 34, 34. 2 इंटू 3. 22.7। इसको सॉल्व करोगे तो आपका 3.15 समथिंग आएगा Yes, sir. इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, ये समझ में आया सबको? Yes, sir. नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों, Yes, क्वेश्चंस। sir. सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं ना, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनर्जी आते हैं। और आप लोगों को फिजिक्स में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन शायद एनर्जी के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो एनर्जी वाले क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनर्जी, ठीक है ना? तो एनर्जी वाले जो क्वेश्चन है वो हम लोग इसको अलग लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे अपने को। और फिर उसके बाद में हम लोग डिराइव करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला। उसके बाद में सेपरेशन एनर्जी क्या होता है वो, एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। और फिर हमारा स्टार्ट होता है बच्चों स्पेक्ट्रम, ठीक है ना? वो वाला डिस्कशन करेंगे। तो अभी इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है एनर्जी के, एक बात बता दूं, ये जो बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनर्जी है ना, वो है 99%। और रेडियस और वेलोसिटी का क्वेश्चन है बेटा सिर्फ 1%। इसका मतलब हम लोगों को सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है? एनर्जी की भी। और मुझे मालूम है तुम लोगों को ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, बिकॉज ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो। पर फिर भी हम लोग ने हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी टाइप का आता है, या तो रेशियो पूछेंगे या तो किसी भी एन बोर ऑर्बिट में आपको वैल्यू पूछ लेंगे। पहले बोलो बच्चों, यहाँ तक समझा सबको? Yes, sir. तो आज हम लोग ने कौन कौन सा डिस्कशन किया बताओ। एक तो रदरफोर्ड मॉडल पूरा डिस्कस किया। आई थिंक ये सारी चीजें अपने लिए नई थी। केमिस्ट्री में हम लोग ये सब नहीं पढ़ते। ये आप लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फिजिक्स में पढ़ते हो। इसका फॉर्मूला डिराइव किया। और जनरली केमिस्ट्री में क्वेश्चन ऐसे सिंपल ही आते हैं, खाली वैल्यू पुट करने वाले। और उसके बाद में बोर्स मॉडल ऑफ एटम में हमने 3 डेरिवेशंस किए, रेडियस का, वेलोसिटी का और एनर्जी का। ठीक है, अभी आप लोग जब सम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में एनर्जी के, उसमें बहुत सारे ट्रिक्स दे दूंगा मैं आपको, और फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझा सबको? Yes, sir. चलो, Yes, sir.
तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय स्टूडेंट्स। Bye, sir.